नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं टीवी का सबसे नया शो रणनीति। आज न्यूज मेकर है चुनाव आयोग और दिल्ली के चुनाव की तारीख, क्योंकि इसके बाद अगले 31 दिनों में तय हो जाएगा कि बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म होगा या फिर आम आदमी पार्टी को टेंशन देगी कांग्रेस, या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी बनाएगी दिल्ली में अपनी सरकार। बाजी अब दिल्ली के 1,55,00,000 वोटर्स के हाथ में है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाता 5 फरवरी को वोट डालेंगे और परिणाम 8 फरवरी को आएगा, यानी कि आज से ठीक 1 महीने के बाद दिल्ली को नई सरकार मिल जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान करते वक्त राजीव कुमार शायराना भी हो गए। तो अगर कह सकें तो दिल्ली दिल से वोट करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीखों के ऐलान से पहले वोट काटने, वोट जोड़ने, किसी ग्रुप को टारगेट करने, कहीं कहीं बड़ी संख्या में मतदाता की संख्या बढ़ाने और ईवीएम को लेकर लग रहे आरोपों का जवाब दिया। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे। उन्होंने कहा कि किसी का वोट काटना इतना आसान नहीं है। बिना जांच ना तो किसी के नाम काटे जाते हैं और ना ही जोड़े जाते हैं। इसी वजह से मान लिया 1% हो गया। 5 जनवरी से लेके अक्टूबर तक का टाइम है, उसके बीच में फॉर्म्स क्यों नहीं भरे जाते? कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर कहा कि जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन मॉक ड्रिल होती है, सबके सामने सील लगाई जाती है और ईवीएम में बैटरी भी उसी वक्त डाली जाती है। आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। कई शेर व शायरी के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान दिल्ली में हो चुका है। अब एक नजर दिल्ली पर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली में कुल 11 जिले हैं, कुल विधानसभा सीटें 70, जिसमें एक ही चरण में चुनाव होना है। इनमें से आरक्षित सीटें हैं 12। कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 1,55,00,000 मतदाता दिल्ली में, जिनमें महिला मतदाता 71,74,000 इनकी संख्या है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 83,49,000 है। बुजुर्ग जो 85 साल की उम्र के हैं उससे ज्यादा हैं, 1,09,000 इनकी संख्या है। और 100 प्लस यानी कि 100 से ज्यादा उम्र के जो सबसे बुजुर्ग हैं वो 830 इनकी संख्या है। नौजवान 20 से 29 साल की उम्र के बीच 25,89,000 इनकी संख्या है। पहली बार जो वोट डालेंगे इस बार दिल्ली में 18 से 19 साल की उम्र के जो लोग हैं वो 2,08,000 हैं। 79,436 की जो संख्या है वो दिव्यांग मतदाताओं की है। थर्ड जेंडर मतदाता 1,261 की संख्या में है। मतदान की जो तारीख है वो 5 फरवरी है और नतीजों की तारीख 8 फरवरी की है, जब नतीजे सामने आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिर दिल्ली का जो कुर्सी है दिल्ली की वो किसके हाथ जानी है। देखिए, तारीख का ऐलान हो चुका है। अब सवाल यहां पर यह है कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, किसकी बनेगी सरकार। जैसे ही चुनाव आयोग ने दिल्ली के चुनाव की तारीख बताई, उसके बाद दिल्ली की तीनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने जीत के दावे ठोक दिए। आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है, आएंगे तो केजरीवाल ही। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। जबकि बैक टू बैक कई बार हारने के बाद बीजेपी को भी भरोसा है कि कमल ही खिलेगा। मैं इतना बता सकता हूं कि हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है और ये चुनाव इस बार दिल्ली की जनता लड़ेगी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के झूठ से परेशान है, अरविंद केजरीवाल के धोखे से परेशान है और वही सबक सिखाने को तैयार है। तो लगे हाथ कांग्रेस ने भी इस बार अपनी जीत का दम भरा है। तो इस चुनाव में तो हम लोग सरकार बनाएंगे, ये मुझे पूरा उसमें कोई संदेह नहीं। देखना ये है कि जीत के दावे किसके सच होते हैं। अब आपको ये दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली में तीनों बड़ी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ मैन टू मैन मार्किंग की हुई है। कैसे कई सीटों पर कांटे की ट्रिपल टक्कर देखने को मिल रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें, जहां पर अरविंद केजरीवाल, जिन्हें डबल चैलेंज मिला है, उन्हें बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के कद्दावर नेता संदीप दीक्षित चुनौती दे रहे हैं।
जबकि कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी, बीजेपी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा में कड़ी टक्कर है। फिर बात करेंगे जंगपुरा विधानसभा सीट की। यहां पर मनीष सिसोदिया का मुकाबला बीजेपी के सरदार तरविंदर सिंह और कांग्रेस के फरहाद सूरी से होना है। इसी तरह से पटपड़गंज विधानसभा की सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी के अवध ओझा का मुकाबला बीजेपी के नेता रविंद्र सिंह नेगी और कांग्रेस के नेता अनिल कुमार के साथ है। यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती पहले से कहीं ज्यादा इस बार मुश्किल हो गई है। और देखिए, कैंपेन सॉन्ग की हमने बात की। सॉन्ग के जरिए ही नहीं, पोस्टर वॉर से भी दिल्ली के चुनावी मैदान में जंग जारी है। खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर नए स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर के जरिए नई तरह की जंग लड़ी जा रही है। बीजेपी पोस्टर के जरिए जहां दिल्ली में बदलाव लाने की बात कह रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर सियासी प्रहार कर रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक और पोस्टर जारी किया है। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के साथ सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह की फोटो लगाई गई है। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा है कि आपको दिल्ली में हार दिखने लगी है, लिहाजा वो चुनाव अधिकारियों को धमका रही है। दरअसल नई दिल्ली के जिला चुनाव अधिकारी ने दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है। चुनाव अधिकारी ने आप सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। डीईओ ने चिट्ठी में लिखा है कि वोट कटवाने के लिए जिन लोगों ने आवेदन किए थे, उनकी निजी जानकारी मांगी जा रही है। यहाँ के डीएम को फ़ोन करते हैं, एआरओ को फ़ोन करते हैं, उनको धमकी देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो तुमको देख लेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार वो हार रहे हैं। तो हमारा इलेक्शन, इससे पहले आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगा चुकी है। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब फुल अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुटे अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश ने संभल में हुई हिंसा और मिल्कीपुर उपचुनाव का जिक्र किया। इलेक्शन में लूट हुई थी कुंदरकी में, मीरापुर में, उसको छिपाने के लिए भी संभल जैसी घटना हुई है। मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। अखिलेश ने हमला किया तो बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं की। अखिलेश जी संभल के सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश की हर सियासी चाल को बेकार करने की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। और देखिए, दिल्ली के साथ साथ 2 उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया गया है। यूपी और तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। तमिलनाडु की एरोड विधानसभा सीट पर भी 5 फरवरी को ही मतदान होगा और 8 फरवरी को दोनों सीटों के नतीजे सामने होंगे। जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीट का उपचुनाव फिलहाल टाल दिया गया है। चुनाव आयोग ने खराब मौसम की वजह से यहां फिलहाल उपचुनाव नहीं कराने की बात कही है। अब बात असम की कर लेते हैं। देखिए, असम के कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए सेना का ऑपरेशन जारी है। दीमा हसाओ जिले के खदान में पानी भर गया है। खदान में अचानक पानी भर जाने से 15 से 20 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए भारतीय सेना और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई। आज सुबह से फिर शुरू हुआ है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारा असम राइफल, आर्मी, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। असम मेघालय सीमा के पास दीमा हसाओ क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। ये इलाका 3 किलो क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। 300 फीट से अधिक की जो डेप्थ है केवल इस कुएं का है और पानी का जो लेवल है वो 100 फीट से अधिक है। वहाँ पे डीप डाइव करके हुए सर्च करना बहुत मुश्किल है।
6 जनवरी को करीब 6 बजे ये हादसा हुआ। एनडीआरएफ की टीम 7 जनवरी की सुबह पहुंची और क्रेन से अंदर गई, लेकिन एनडीआरएफ 40 फीट तक ही रेस्क्यू कर सकती है, इसलिए नेवी को बुलाना पड़ा। असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि नेवी भी इस ऑपरेशन में शामिल है। नेवी के आने के बाद कई मजदूरों को निकाल लिया गया। अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं जिनकी तलाश जारी है। इधर अभिनेता सलमान खान को मिल रही धमकियों के मद्देनजर उनके घर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। चारों तरफ हाईटेक सीसीटीवी कैमरे, बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए गए हैं। बॉलीवुड के दबंग खान अब बांद्रा में अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट में हाईटेक सिक्योरिटी के बीच रहेंगे। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बालकनी और जहां फायरिंग हुई थी उस वॉल पर रेनोवेशन किया गया है। घर की गाड़ियों और बालकनी को बुलेट प्रूफ से कवर किया गया है। सलमान के उस बालकनी पर खास तौर पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है, जहां से सलमान अपने फैंस का अभिवादन करते हैं। इतना ही नहीं, पूरे गैलेक्सी अपार्टमेंट के किनारे हाई रिजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सलमान की सिक्योरिटी को देखते हुए पुलिस जो है वो यहाँ पर लगातार तैनात रहती, तो उन्होंने चौकी भी उसको यहाँ पर बना दिया है। बुलेट प्रूफ ग्लास लगाने का काम जो है सलमान की बालकनी में, वो यहाँ लगभग पूरा हो गया है। सलमान खान के घर के ठीक सामने पुलिस की तरफ से चौकी भी बनाई गई है। पिछले साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर 5 राउंड फायरिंग की गई थी। इसका सीसीटीवी भी सामने आया था। वहीं एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मर्डर के 85 दिन बाद सोमवार को 4590 पेज का आरोप पत्र विशेष मकोका कोर्ट में दायर किया है। इधर गुजरात के राजकोट में अवैध निर्माण के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले शख्स की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ है। तस्वीरें राजकोट के विंछिया की हैं, जहां पर अवैध निर्माण और जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ याचिका दायर करने वाले घनश्याम राजपारा की हत्या कर दी गई और इसके बाद इससे जुड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद करीब 12,000 लोग विंछिया बाजार में जमा हो गए, जिससे हालात बेकाबू होते दिखे। वहीं इस दौरान लोगों की पुलिस से झड़प भी हो गई। पुलिस के लोगों से बचने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल तक करना पड़ा। वहीं इस झड़प में 4 पुलिस वाले भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हालात बिगड़ने की जानकारी मिलने के बाद आईजी समेत एसपी का काफिला मौके पर पहुंचा, जिन्होंने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से शांत कराया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की वजह से जिस तरह हालात बिगड़े, पुलिस उसकी जांच कर रही है। हालात पर काबू रखने के लिए इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इधर तिब्बत में मंगलवार को 7.1 की तीव्रता वाले भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जिसका असर पश्चिम बंगाल से बिहार तक हुआ है। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भूकंप ने तिब्बत में किस बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। भूकंप की वजह से ज्यादा नुकसान डिंगरी काउंटी इलाके में हुआ, जहां पर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से सामने आई तस्वीरें किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी है। कहीं घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, तो कहीं सड़कें टूट फूट गई हैं, तो कहीं पूरा इलाका ही जमींदोज नजर आ रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 7.1 तीव्रता वाला भूकंप सुबह 6:35 पर आया। इसका केंद्र तिब्बत नेपाल सीमा के पास शीजांग शहर में था। दूसरा 6.8 तीव्रता वाला झटका तिब्बत के दूसरे बड़े शहर शिगात्से में आया। शीजांग में 1 घंटे के भीतर भूकंप के 5 और झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र वहां था जहां भारत और यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं। जनवरी का महीना इस इलाके में भूकंप के लिए काफी संवेदनशील माना जाता है। वहीं फिलहाल भूकंप में तबाह हुए घरों के मलबे के बीच जिंदगी की तलाश की जा रही है। साथ ही घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने F2 बाघिन और उसके 5 शावकों का रास्ता रोकने के मामले को गंभीरता से लिया है। तस्वीरें 31 दिसंबर की है, जब महाराष्ट्र के कुही इलाके में मौजूद गोठन गांव में लोग जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे थे। इसी दौरान जंगल सफारी की 4 गाड़ियों के ड्राइवरों को F2 बाघिन और उसके 5 शावक दिखाई दिए, जिसके बाद इन लोगों ने F2 बाघिन और उसके शावकों का रास्ता काफी देर तक रोके रखा।
बाद में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई, जिसे देखने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सुओ मोटो याचिका दायर की। नागपुर खंडपीठ के जज नितिन सांबेर की बेंच ने निर्देश दिया। 4 सफारी ड्राइवर 3 महीने के लिए सस्पेंड किए गए। 4 सफारी गाइड्स को भी 3 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। सफारी ड्राइवर्स को 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि सफारी गाइड्स पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाईकोर्ट ने इस दौरान उन पर्यटकों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है जो नियमों की अनदेखी करते हुए बाघिन और उसके शावकों का रास्ता रोककर उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 4 टूरिस्ट झील में फंस गए। तस्वीरें हैरान कर देने वाली। तस्वीर देखिए, 4 पर्यटक झील में कैसे फंस गए थे। ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग की झील है। टूरिस्ट इस झील को देखने पहुंचे थे। सेला लेक ठंड की वजह से जम गई थी। ये मस्ती के मूड में थे, इसलिए बिना डरे झील पर चहलकदमी करने लगे। किनारे से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे, तभी झील की ऊपरी परत टूट गई और ये अंदर समा गए। पर्यटकों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर स्थानीय प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव में जुट गए। रस्सी और मजबूत लकड़ी की मदद से एक एक कर पर्यटकों को निकालना शुरू किया। तस्वीर देख सकते हैं कि कैसे निकालने की कोशिश की गई। कुछ ही मिनट में चारों पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अगर थोड़ी भी देर होती तो इनकी जिंदगी लेक में ही जम सकती थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।